गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना। ये हम लोग थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे, उसका डिडक्शन करेंगे, इसका मैथमेटिकल टर्म भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पिछला वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा है केपलर्स लॉ के बारे में डिटेल पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं कि केपलर्स लॉ होता क्या है। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो आपका सन है, सन के अराउंड में आपका प्लैनेट्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपका सन का दो फोकस होगा, है ना, एक F1 एक F2 होगा, और उसके चारों ओर आपका प्लैनेट्स जो होगा वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो जब रिवॉल्व करेगा तो थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल R2 कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी आपका बढ़ता है, और दूसरा घटता है तो पहला भी आपका घटता है। ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। जैसे कि अगर रेडियस बढ़ता है ना, प्लैनेट जैसे आपको रेडियस दिख रहा है वहां पर, सॉरी इसका रेडियस जो दिख रहा है वो रेडियस अगर आपका बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो आपका रेडियस भी घटेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका मैथमेटिकल टर्म है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें हम लोग 3 नियम पढ़े थे, तीसरा नियम का जो हम लोग डिडक्शन करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, केपलर्स थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, that the square of the time period t of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the radius r of its orbit, mathematically t square proportional r cube, ठीक है। जो केपलर्स थर्ड लॉ है वो स्टेट करते हुए ये बताए हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड का स्क्वायर, है ना, रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, जो सन के अराउंड में आपका जो प्लैनेट होगा वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और आपका जो टाइम पीरियड होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यूब ऑफ द रेडियस आर के, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं, इसका डिडक्शन हम कैसे करेंगे, ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब हम लोग कैसे लाएंगे ये हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको डिडक्शन में ध्यान देना है, तो डिडक्शन आप लोग हेडिंग लिख लोगे, उसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट में। इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा पाए, और आप जब नोट्स बनाओगे तो आप इस तरह से डिटेल नहीं करोगे, ठीक है। आप सिंपल इसको डिराइव करते हुए छोटे शब्दों में इसको समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोग पढ़ेंगे, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मास m इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लिए हैं जो प्लैनेट का जो मास होगा, प्लैनेट जो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है उसका मास जो हम लोग मान लिए हैं स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m क्या है, प्लैनेट ऑफ मास, है ना, मास का सॉरी प्लैनेट का मास है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, और सन का जो मास है उसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट किए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, स्मॉल m किसके लिए, प्लैनेट के लिए, और कैपिटल M जो है वो मास सॉरी सन के लिए, है ना, और जो रेडियस है वो r तो आपका रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन हम करने का कोशिश किए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको देने का कोशिश किए हैं, ठीक है। यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स between the sun and the planet provides the necessary centripetal force, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिटेल तो नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया गया है। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप सेंट्रीपिटल एक बड़ा टॉपिक है उस पर डिस्कस करना काफी हम लोग का बड़ा वीडियो बन सकता है ये, है ना। तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स, है ना, वो किसको प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, कहीं कहीं आपको m1 m2 बाय आर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोग जो मास लिए हैं
जो प्लैनेट का मास है स्मॉल m है और सन का जो मास है वो कैपिटल M है। यहाँ पर आप m1 m2 भी लिख सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर? तो F इक्वल टू जी m कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब हम फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ तक तो सिर्फ हम लोग फॉर्मूला जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं उसी चीज को हम लोग रिवाइज किए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको ध्यान देना है 5 पॉइंट से। तो आपका देखिए, जब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो एक प्रोसेस से पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़े हैं। तो अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं ना, धीरे धीरे करके सबका हम यूज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ तो इक्वेटिंग बोथ फोर्सेस, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पर हम फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू इस ये जो वैल्यू है F का, ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो जी m, देखिए कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है, बाय यहाँ से आपका r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये आपका यहाँ से रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में हम जो F का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स में पुट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है आपको कि कौन कौन सा टर्म को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। दो इक्वेशन जो है आपका 5 और 6, कैंसिलिंग स्मॉल m बोथ फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम स्मॉल m को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। दोनों इक्वल में है तो यहाँ से स्मॉल m, यहाँ से स्मॉल m और ये स्मॉल m को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ से हम r को भी तो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अगले स्टेप में करेंगे ताकि आपका एक साफ सुथरा कॉपी दिखे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 6 नंबर में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके अगले स्टेप में। देयरफॉर यहाँ से v स्क्वायर का जो वैल्यू हम करेंगे, देखिए यहाँ से आप चाहोगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, यहाँ सिंगल आर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ सिंगल आर बचेगा ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपको v स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से v स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो एक आर तो कैंसिल हो गया आपका ऑलरेडी, तो यहाँ से क्या बच गया? v स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर, ये मेरा v स्क्वायर का वैल्यू निकला। ठीक है, देखिए यहाँ से v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इस ऑर्बिट का वेलोसिटी है जो वो मूव कर रहा है प्लैनेट उसके अराउंड में, सन के अराउंड में। यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r बाय t। तो यहाँ से हम v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो 9 क्वेश्चन को जो हमारा स्टेप है 9, उसमें हम v का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन भी मान सकते हैं हम लोग। यहाँ से v का वैल्यू हम पुट करेंगे कि 2 पाई r बाय टी, यहाँ से 2 पाई r बाय टी का होल स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 7 में हम लोग पुट कर रहे हैं ना, यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से v स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ से पूरे का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू यहाँ से gm बाय r तो आपका सेम रहेगा, यहाँ से हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप में। क्लियर? यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आंसर के बहुत ही पास में हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर देना है कि सब्स्टिट्यूट तो हम लोग वैल्यू कर लिए हैं, यहाँ से जो टर्म को हम लोग अरेंज कर पाएंगे वो अरेंज करने का कोशिश करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से होल स्क्वायर है ना, तो सब में स्क्वायर होगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, सब में हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ से जी एम बाय आर आपका सेम रहेगा। अब री अरेंजिंग टी स्क्वायर, यहाँ से हम अगर टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, कहाँ से? पिछले, यहाँ से हम टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू होगा 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब, ये मेरा टी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ से हम टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से? इस इक्वेशन से अगर हम टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब होगा। ठीक है, अब आपको आखिरी लाइन में ध्यान देना है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये इक्वेशन आया कहाँ से? तो जो आपका ये टर्म है, यहाँ से ये जो टर्म है, सॉरी यहाँ से 4 पाई स्क्वायर और जी बाय जी एम, यहाँ से जो ये टर्म है ये आपका कांस्टेंट टर्म है ना,
तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके बदले में हम लोग कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट के यूज कर सकते हैं या फिर कुछ और भी चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए जब कांस्टेंट के साइन को हम लोग कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं तो हम लोग प्रोपोर्शनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है ना, इसके जहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल टू का साइन लिए हैं, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये जो आपका केपलर्स थर्ड लॉ का डिडक्शन टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं कि यहाँ से आपका वैल्यू जो टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है वो है आखिर है क्या, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जो निकला हमारा, यहाँ से इसको हम कंक्लूजन thus the square of the time period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of radius of its orbit, which verifies Kepler's third law of planetary motion। ये जो आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, ये आपका क्या कर रहा है, ये केपलर्स थर्ड लॉ को आपका डिराइव कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्पेशल केस में आपको डिडक्शन पूछा जाता है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो आप अगर पूरा स्टेप इस तरह से फॉलो करते हो तो आपको कंफर्म है कि आपको जो मार्क्स होगा वो आपका कहीं भी रिलीज नहीं होगा, कटेगा नहीं, ठीक है। आप इस चीज को लाइन बाय लाइन या फिर एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ताकि देखिए आपके लिए कंक्लूजन का जरूरी नहीं है, आप चाहोगे तो सिर्फ यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करोगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां से आप मुझसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और इस तरह के नए नए टॉपिक्स, इस तरह के नए कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर क्लास 11 प्रॉपर शुरू से है ना, चैप्टर यूनिट 1 से लेकर के अभी तक एक प्रॉपर नोट्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल पढ़ाया गया है। अब देखिए हमारा जो क्लास है वो धीरे धीरे चल रहा है, क्यों, क्योंकि हम हर एक न्यूमेरिकल्स को भी कराते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा समय लग रहा है। अब बहुत जल्द ही इस चैनल पर क्लास 12 का भी क्लास शुरू होगा, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आपके जितने दोस्त होंगे उनको भी आप इस चैनल का लिंक शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।